राम राम एवरीबॉडी। अंकुरण इंस्टीट्यूट और वेदांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं कुछ विवाद जो 2021 के प्रीलिम्स में रहे हैं। जो विवादास्पद रिजल्ट एमपीपीएससी ने दिया है उसको थोड़ा सा समझने में सरलता के लिए आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि एमपीपीएससी ने कहां पर दांव पेचों को फंसा दिया है, जहां पर जाके रिजल्ट गिरने की संभावना ज्यादा हो जाती है। जैसा रिजल्ट आने पर भी आप लोगों को बताया था कि इसमें इतने सारे फॉल्ट्स हैं कि ये कहीं पर भी गिर सकता है। हालांकि एमपीपीएससी ने अपनी सफाई कोर्ट में भी पेश कर दी है और स्टूडेंट्स के सामने भी अपनी सफाई रख दी है, लेकिन यहां पर हम डाटास के साथ में, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ में, जो आप लोगों के सामने भी हैं, और यहां पर हम उसको थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करेंगे जिससे आप इजीली उन चीजों को समझ पाए कि कोई भी कोर्ट पहुंचेगा तो इसमें तर्कों के आधार पर इसे नकारा नहीं जा सकता। फिर भी अगर आंकड़ों में थोड़ी बहुत आप लोगों को लगता है कि ऊपर नीचे हो सकता है तो आपके सुझाव प्रस्तुत हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सुझाव डालें। सर ये हो सकता है, सर ये हो सकता है, ये हो सकता है। और एमपीपीएससी के लिए तो कुछ भी हो सकता है और वो तो ब्रह्मा की तरह चलता है और चलते जाता है, उसे कोई मतलब नहीं है वो क्या कर रहा है। जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूट टांग अड़ा देता है तब वो एक्सेप्ट करता है हाँ हमने गलत किया है। तो अब हम डाटा पर बात करते हैं कि एमपीपीएससी ने किया क्या है। जो एक प्रोविजनल लिस्ट जारी की है उसमें क्या किया है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उस पर बात करते हैं। अब रिजल्ट की क्या कंडीशन रहेगी। रिजल्ट इनने अटका दिया है कोर्ट पर। अब कोर्ट से जो डिसीजन आएगा उसमें डिसीजन क्या आएगा, यही डिसीजन आएगा कि ओबीसी को 14% पर रखना है या ओबीसी को 27% पर रखना है। अगर ओबीसी 14% पर रहता है तो जो एक्स्ट्रा ओबीसी है वो क्या होगा, पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। जो ओबीसी की प्रोविजनल लिस्ट है वो ओबीसी की प्रोविजनल लिस्ट हटेगी, उसके बदले में कौन सी आ जाएगी, दूसरी जो प्रोविजनल लिस्ट है। और वही है विवाद का विषय कि आपने प्रोविजनल लिस्ट तैयार कैसे की है, और वो पूरी तरह से विवादित है। इतनी विवादित है कि उसने हर कैटेगरी के कट ऑफ को बढ़ा दिया। सब आश्चर्यचकित हैं कि इतना कट ऑफ कैसे गया। तो हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा सिंपल करते हैं, इतना कट ऑफ इनने बताया बनाया कैसे। और जब रिजल्ट आया था उसी शाम को हमने आप लोगों से कहा था ये हमारे लिए भी एक आश्चर्य वाली बात है कि इतना कट ऑफ चला गया, क्योंकि हम जब एक्सप्लेन करते कट ऑफ तब भी हमने तर्कों के साथ में उसे एक्सप्लेन किया और आज भी तर्कों के साथ में उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा गलत नहीं थे। आपके सामने ये तथ्य है, अब हम इन पर एक एक करके विचार करते हैं। आप एक एक करके इनको देखना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम बात करें यूआर की मेन लिस्ट जो जारी की है 314 प्लस, मतलब 314 से ज्यादा जिन बच्चों के नंबर होंगे उन सभी बच्चों को फॉरेस्ट में बिना डाउट के शामिल किया गया है मेन लिस्ट में। चाहे वो ओबीसी से आता है, एससी एसटी कहीं से भी आता है, इसमें हमने शामिल किया है उसको। ठीक, फिर उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट, क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट किसमें बननी थी, ओबीसी और अनरिजर्व। अब ओबीसी और अनरिजर्व में जो प्रोविजनल लिस्ट बननी थी उसको आप समझना यहीं पर गेम हुआ, रिजल्ट गलत हुआ। यहां पर क्या किया, अनरिजर्व की जो लिस्ट बनाई सेकंड लिस्ट वो बना दी 304 से 312। अब इस 304 से 312 वाली जो लिस्ट है इसमें 289 स्टूडेंट को इनने रखा। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि इन 304 से 312 में ये ओबीसी के स्टूडेंट को नहीं डालेंगे। इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि ओबीसी की जो मेन लिस्ट है वो 300 से 312, क्योंकि 14 वाले यहां चले गए। ओबीसी की लिस्ट कहां खत्म होती है, 300 पर खत्म हो जाती है। तो ओबीसी के 300 से 312 तक के जो बच्चे हैं वो किस में आ गए, मेन लिस्ट में आ गए। अब उनको गलती से प्रोविजनल लिस्ट में नहीं डाल सकते थे क्योंकि वो मेन लिस्ट में है। चलो ठीक है, आपने एक कोशिश की तो ये बच्चे मेन लिस्ट में आ गए। अगर इन बच्चों को देखें तो यहां आपने 304 से 312 तक लिया है। यहां अगर हम 300 से 302 देखें, अनरिजर्व की को टच ना करें, अगर हम वहां तक देखें तो इन 423 बच्चों को अगर हम ब्रेक करके भी देखेंगे दो तरह से कि हम अनरिजर्व का जो कट ऑफ है वहां तक जाने तक 300 से 302 में 200 बच्चे लगभग आ जाएंगे। इसलिए हमने मान लिया क्योंकि ओबीसी की जो प्रोविजनल लिस्ट है
300 पर यहां क्लोज हुई, प्रोविजनल कहां क्लोज हुई 296 में। 296 और 298 वाले नंबर के स्टूडेंट टोटल लिए कितने आए 280। इन 280 बच्चों को अगर हम ब्रेक करते हैं, नीचे की तरफ नंबर जब गिरते हैं ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं और ऊपर की तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट कम रहते हैं। तो अगर हम देखें 296 पे हमने मान लिया इन 280 में से 150 स्टूडेंट लगभग होंगे और ये 130 स्टूडेंट रहेंगे। और स्टूडेंट्स गाइस, हम जो बात करते हैं बहुत नाप तोल के कैलकुलेशन के साथ करते हैं। मैथ्स वाले स्टूडेंट है बिना तर्क के बात नहीं करेंगे और बिल्कुल तार्किक बात है ये। अब हम इसमें अगर हम आगे बात करें तो यहां 300 और 302 के स्टूडेंट हमने मान लिए कि यहां पर 200 स्टूडेंट के आसपास रहेंगे। तो फिर बचे ओबीसी के स्टूडेंट जो 300 से 312 में 423 है, वो स्टूडेंट कहां होंगे, वो होंगे 304 से 312 में। कितने स्टूडेंट 223। अगर रिजर्वेशन 14% रहता है ओबीसी का, तो यहां पर जो प्रोविजनल लिखा है ये प्रोविजनल गलत होकर ये प्रोविजनल कन्वर्ट किसमें होगा, ये लिस्ट कन्वर्ट हो जाएगी मेन लिस्ट। अगर ये मेन लिस्ट अनरिजर्व की है तो यहां पर ओबीसी के जो 304 से 312 के बीच में 223 बच्चे, लगभग 223 बच्चे हैं, वो स्विच क्यों नहीं करेंगे। अगर वो बच्चे स्विच करेंगे मतलब यहां पर स्पेस खाली होगा, इस 423 में स्पेस खाली होगा। अगर इस 423 में स्पेस खाली होगा तो इस स्पेस को किससे भरा जाएगा, क्योंकि ओबीसी है ओबीसी से भरा जाएगा। तो ओबीसी से अगर आप भरने जाओगे तो ये जो स्टूडेंट है इसमें से आप यहां उठाओगे। अगर ये 280 स्टूडेंट में से यहां उठाने की आप कोशिश करोगे, ये 223 स्टूडेंट यहां शिफ्ट हो गए तो यहां 223 जगह भरनी है, 223 जगह भरनी है। तो आप अगर मान लो 200 भी जगह भरनी है तो 298 वाले 130 बच्चे डालोगे और आगे एक भी नंबर पीछे जाओगे तो ये सारे बच्चे आपको यहां शामिल करना पड़ेंगे। मतलब ये जो मेन लिस्ट है, अगर रिजर्वेशन 14% रहता है तो ओबीसी की जो मेन लिस्ट है वो कहां पर क्लोज होगी, 296। आप आराम से समझ गए होंगे 14% मतलब ये लिस्ट मेन हो गई और मेन लिस्ट में ओबीसी और सभी कैटेगरी के बच्चे शामिल होंगे। लेकिन यहां तो अभी नहीं है क्योंकि इनको किसमें शामिल किया है, ओबीसी की मेन लिस्ट में शामिल किया। तो ये बच्चे जैसे ही जंप करेंगे ओबीसी का कट ऑफ गिरेगा। तो एक तो यहां प्री के रिजल्ट में प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं आगे चलकर और प्रॉब्लम देने वाला है। तो ओबीसी का जो एक्चुअल कट ऑफ होना था, अगर ये ठीक ठाक रखते चीजों को तो इसके हिसाब से अगर आएगा तो वो कट ऑफ हो जाएगा 296। और आप ये मानकर चले 100 में से अधिकतम संभावना है जो कोर्ट का भी रिजल्ट होगा यहीं पर आकर रुकेगा। अगर वो 27% हो जाता, कोई भी चांस होता तो वो हो जाता, क्योंकि इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार थी। कोर्ट को तो कोई मतलब नहीं है कितना है, सरकार अगर तैयार है फिर भी रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा है मतलब उसके चांसेस नहीं, लीगली बहुत इजीली पॉसिबल नहीं है। तो मानकर चले जो हम संभावना की बात कर रहे हैं यही अंतिम और अधिकतम संभावना है रिजल्ट की। ये स्वीकार्य होगा जो स्टूडेंट एग्जाम में है, इस फेज पर है, यहां पर है, अपने को यहां पर पाते हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि वो कहां पर है। और यही सबसे बड़ी वजह है जो प्रोविजनल लिस्ट में स्टूडेंट हैं, खास तौर से ओबीसी के, वो ना तो ये बोल पा रहे हैं वो पास हो गए और ना वो ये बोल पा रहे हैं वो फेल हो गए। आप यहां पर देखो वो प्रोविजनल में है लेकिन सच्चाई में अगर 14% रिजर्वेशन मिलेगा 27 की जगह तो वो पास हो रहे। और इसमें कोई आंकड़ों का हेरफेर नहीं है, हम जादूगर नहीं, हम मैथ्स के हिसाब से बात कर रहे हैं और कोई जादू नहीं इसमें कि यहां पर ओबीसी का रिजर्वेशन कम होने से कट ऑफ कम हो रहा है, ये कैलकुलेशन है। क्योंकि हुआ क्या यहां पर, जैसे ही हमने बोला ये अनरिजर्व की लिस्ट हमने बनाई, इसमें ओबीसी शामिल नहीं किया, मतलब ये एक वर्चुअल रोस्टर जैसी कंडीशन आपने लगाई, उसको क्या कर दिया आपने, क्लोज कर दिया। जब आप क्लोज करोगे तो बच्चे नीचे अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे, इस वजह से ओबीसी का कट ऑफ अपने आप क्या हो गया, बढ़ गया।
आपने ओबीसी के बच्चों को ऊपर नहीं जाने दिया, 314 से ऊपर बहुत कम बच्चे हो पाते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। तो ये तो था पहला विवाद। आपको अगर इसमें डाउट लगे आप रिवाइंड कर कर इसको देख लो, एक बार देख लो, दो बार। और जो लोग इंदौर में हैं वो ऑफिस आकर हमारे हमसे मिल सकते हैं, इस कैलकुलेशन को वहां पर भी तसल्ली से समझा सकते हैं, आपको क्लियर कर सकते हैं। और जो लोग बाहर हैं उनके पास यही ऑप्शन है, आप इसको रिवाइंड करके देख लो, और लगता है तो शाम को 7 बजे के बाद आप कॉल करके देख लो, हम कोशिश करेंगे कि आपको टेलीफोन पर समझा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे विवाद पर, और ये अधिकतम संभावना वाला विवाद है। अब जो दूसरा विवाद है वो भी आप समझे, वो बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि उसमें अब सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी शामिल हो जाता है उनके नोटिस के अकॉर्डिंग। उनका नोटिस आप देखें, ये नोटिस है एग्जैक्ट, इसका जो नंबर है वो यहां पर नहीं है, आपको नंबर भी दिखा देते हैं उसका। ये नंबर है 29 सितंबर 2022 का है, ये है। अब इसमें क्या मेंशन किया है, यहां देखो क्लियर मेंशन किया है इनने, क्या लिखा है पढ़कर बता दिया जाए आपको। थर्ड पॉइंट, प्रारंभिक परीक्षा में चयनित प्रावधिक अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण, मतलब मेंस और इंटरव्यू दोनों स्टेजेस पर किसमें जाएंगे, में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। ठीक है, माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग, इस संबंधित वर्ग का मतलब क्या है, संबंधित वर्ग का मतलब होता है, अभी अभी डिस्कस करते हैं, संबंधित वर्ग में रोके गए 13% पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे। मतलब 13% जो पद हैं वो अनरिजर्व में रुके हैं और ओबीसी में, और ओबीसी में रोकने से आपने ये क्लियर कर दिया कि जो आपने लिस्ट रोकी है अनरिजर्व की, उसमें ओबीसी शामिल नहीं। अगर उसमें ओबीसी शामिल नहीं है तो उसमें आगे भी ओबीसी नहीं जाएगा, क्योंकि आपने क्या बोल दिया यहां पर, उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग, और संबंधित वर्ग तो आपने क्लोज करके रखा है, तब भी आपने स्टार्टिंग से ही ओबीसी को उसमें शामिल नहीं करके रखा है, क्योंकि मेन लिस्ट में डाला है। मेन लिस्ट में डाला है तो जो अनरिजर्व की प्रोविजनल है उससे बाहर रखा है आपने। तो हम चलते हैं, इससे क्या होगा, अब इससे समझना। हम पहुंचे मेंस देने के लिए, बच्चे मेंस देने के लिए पहुंचे 13% के हिसाब से जो आपने पास किए हैं, ओबीसी के 280 स्टूडेंट्स और अनरिजर्व के 289 स्टूडेंट्स। अब ये 13% के हिसाब से ये लिए हैं। अब इसमें से पास कितना होना है, इसमें से पास होना है टोटल 40 स्टूडेंट, लगभग 40 स्टूडेंट पास होना है, क्योंकि आपने ले कितना लिया, 21 गुना ले लिया, और 3 गुना जाना है इंटरव्यू में। तो 21 में आप एक नीचे आओगे, 120 स्टूडेंट के आसपास, सॉरी 40 स्टूडेंट के आसपास फाइनली पास होना है। अब ये जो 40 स्टूडेंट आगे जाने वाले हैं, इन स्टूडेंट्स का क्या हो, आप कैसे इनकी लिस्ट बनाओगे। आपने तो बोल दिया, सामान्य प्रशासन विभाग ने लिख दिया संबंधित वर्ग से भरे जाएंगे। तो संबंधित वर्ग अगर अनरिजर्व रहा, जैसी मैक्सिमम कंडीशन हमने देखी है, पहले ही हम बात कर चुके हैं, रिजल्ट रहेगा वो मैक्सिमम चांस है 14%, और 14% का मतलब क्या है, ये वैलिड रहेगा और इसको बहुत तवज्जो नहीं रहेगी। अगर इसको तवज्जो नहीं रहेगी तो आप समझें इसका जो क्रीम बच्चा है, इसका जो क्रीम स्टूडेंट है, जो 296 और 298 लेकर आया था, जो कि आगे जा सकता था, और जो आगे का बच्चा था वो अनरिजर्व में जा सकता था, यहां भी आपने क्या कर दिया, ये यही रहेगा और ये भी क्या रहेगा, क्लोज। आप सीधे क्या उठाओगे, 40 बच्चे, जैसा नोटिफिकेशन से पता भी चल रहा है, संबंधित वर्ग से ही। अब संबंधित वर्ग अनरिजर्व आपने यहां कर दिया। अब एक्चुअली में होगा क्या, अगर यहां पे अनरिजर्व एग्जिस्ट करता है, 14% पर रिजल्ट जाएगा, तो अनरिजर्व के अकॉर्डिंग जो टॉप 40 स्टूडेंट्स हैं उनको लिया जाना हो, लेकिन आपने नोटिफिकेशन में तय कर दिया वो टॉप 40 नहीं होगा, वो क्लोज रहेगा, अपने वर्ग से रहेगा, अपने वर्ग से रहेगा। तो अगर इस 40 स्टूडेंट में मान लो अनरिजर्व से पास हुए बच्चे, अच्छे बच्चे पास हुए, 27 बच्चे यहां से टॉप में रहे और 13 बच्चे यहां से टॉप में, तो ये बच्चे क्या होंगे, बाहर होंगे, और यहां से बच्चे पास होंगे नीचे पर।
तो ये भी एक दूसरा विवाद का विषय यहां पर बनता है। बहुत तसल्ली से इसको समझा जा सकता है जो सामान्य प्रशासन विभाग का कहना है। तो यहां विवाद क्या है, यहां विवाद ये है कि वो संबंधित वर्ग से मतलब हो जाता है, आपने क्या लगा दिया, रोस्टर। वही रोस्टर, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, वही रोस्टर जो पहले ही 2019 के रिजल्ट को बेकार कर चुका है, बच्चों की मेहनत, परिवार वालों की उम्मीदें और बहुत सारे सपने, बहुत सारा जो सामाजिक प्रतिष्ठा वगैरह है, उन चीजों को आप बहुत बेकार कर चुके हैं, बहुत सारी चीजों को धूमिल कर चुके हैं उस रोस्टर के चक्कर में। आपने तो बोल दिया रिजल्ट कैंसिल। उन बच्चों से पूछो जो जैसे तैसे करके भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जैसे शहरों में रह रहे, जैसे तैसे एक एक साल, एक एक महीने, 2 महीने, 6 महीने का समय मांग कर रह रहे थे, आपने रिजल्ट कैंसल और नया रिजल्ट दे दिया। और यहां भी आपने क्या किया, संबंधित वर्ग मतलब रोस्टर जैसी कंडीशन आप लेकर आ गए जो पहले ही गिर चुकी है। आप इस रिजल्ट को संभालें, आप इस रिजल्ट को किस तरह से करेंगे। अगला विवाद जो एक्चुअली में नहीं, लेकिन हमें जो फील हुआ वो आप समझें, ये रोस्टर वाली कहानी आ गई। लेकिन हल्की सी चीज अगर समझने जाओगे तो हल्की सी चीज क्या दिखेगी आपको, रिजर्वेशन को अगर देखने जाएंगे तो 50% के आसपास तो पहले से रिजर्व था, ये 50% के आसपास रिजर्व था, इस पर कोई भी विवाद नहीं था। जिसमें अब जो विवाद वाला 50% है वो क्या है, 40% अनरिजर्व और यहां 10% किसको दिया, ईडब्ल्यूएस को दिया, जिसमें कोई भी विवाद नहीं। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अब यहां पर ओबीसी के 13% की बात चल रही है, खींचतान। तो ये विवाद रहा। और यूआर के पास अब कितना बचा, यूआर के पास बचा 20, ये 27% बचा। इसमें हम अगर समझने की कोशिश करें, जो 13% वाला है, पिछले स्लाइड में हमने बात की, आपने उसको लगभग कैसा कर दिया, रोस्टर जैसा लगा के क्लोज कर दिया। अगर वो क्लोज होगा तो ये इनडायरेक्टली रिजर्वेशन नहीं है क्या, यही तो रोस्टर है कि आप उसे क्या कर दें, क्लोज कर दें। तो ये इनडायरेक्टली आपने क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया। तो अनरिजर्व का ये 13%, फिर ईडब्ल्यूएस में रिजर्व का कोई नहीं जा सकता, मतलब 10% ये रहा। और अनरिजर्व यहां 27%, ये वही 27% है जो 314 प्लस है, 314 नंबर। 314 नंबर आप समझें, कैटेगरी में किसी स्टूडेंट के लिए लाना बहुत इजी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 5% स्टूडेंट इतने नंबर ले आएंगे, 27% में से 5% स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी के, जनरल के बच्चों के सामने। क्योंकि जनरल के स्टूडेंट बहुत बेहतरीन होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, अच्छे होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल से होते हैं, बहुत शानदार बच्चे होते हैं और बहुत मेहनत भी किए होते हैं, गाइडेंस भी अच्छा रहता है, तो उनके सामने वो नहीं टिक पाते। अगर 5% भी माने तो यहां पर 22% के आसपास कैटेगरीज के छोड़कर बच्चे बचेंगे। तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो रिजर्वेशन किस तरफ बढ़ रहा है, ये हो जाएगा 22 और 13, 35 और 10, 45। जो सबका साथ सबका विकास वाली बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, आयोग इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है कि हम किस तरफ चीजों को कर रहे हैं। हमारी देश की जो तरक्की, जो सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा, या जो गांधी जी की सर्वोदय की जो धारणा है, उसका हम यहां पर क्या कर रहे हैं। तो वो ये पहलू हमें यहां पर लगा कि ये थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए था, आयोग को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए था, जो प्रतिनिधि हैं उनको यहां पर समझना चाहिए ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए, तभी हम सब देश को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने प्रधानमंत्री का सपना सबका साथ सबका विकास उसे पूरा कर सकते हैं। तो एक ये विवाद जैसा हमें लगा, ये बहुत विवाद वाली बात नहीं है, आप जिस तरह भी इसको समझें, पर ये है कैलकुलेशन के हिसाब से, नंबर्स और फिगर्स आपके सामने है। और लास्ट कंडीशन क्या है यहाँ पर, लास्ट कंडीशन है यहाँ पर, यदि ओबीसी का रिजर्वेशन 27% होता है। वैसे तो देखो ये बहुत वर्चुअल जैसी कंडीशन है, जिस पर कोई भी बात करने जैसी बात नहीं, कोर्ट में भी कुछ भी नहीं टिका, ये डेट बढ़ते बढ़ते ये फाइनली आगे चला गया, और जब फाइनल आएगा तो ये बचेगा नहीं, और इसमें कोई भी विवाद बचता नहीं है, सारी चीजें उसमें ठीक रहे। तो आप लोगों का अगर कोई भी सुझाव या कोई भी कैलकुलेशन नंबर, पहली चीज तो इसमें अपने आप को कहीं भी हर्ट करके या पर्सनल जैसी कोई भी चीज नहीं है,
हम सभी एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें बांटने की कोई भी कमेंट्स आप ना करें, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बांटने जैसा यहाँ पर नहीं है। सभी लोग एक साथ चले और आगे बढ़े। हाँ, इसमें अगर सुधार जैसा लगता है कि सर इसमें एक लॉजिक ये भी हो सकता है, एक लॉजिक ये भी हो सकता है, तो आपके जो लॉजिक्स हैं, तर्क हैं, संख्याएं हैं, उनका स्वागत है, बहुत खुली दिल से स्वागत है कि आप वो दें, हम उन पर सोचेंगे और फिर आप इन चीजों पर सोचकर अपने लिए न्याय के लिए आगे बढ़े। क्योंकि अभी स्थिति ये है, जो न्याय मांगेगा उसको न्याय मिलेगा। तो आप न्याय मांगे, ये आपका हक है और इसमें किसी का भी हक नहीं मारा जाएगा। जो पीछे स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए मोटिवेशन होगा, बहुत परेशान है। आप खुद सोचकर देखें, जो 296 और 298 वाले स्टूडेंट हैं, जिनको उम्मीद भी कम है, हम बात कर चुके हैं इस बारे में, वो क्या बोलेंगे? पास है वो? नहीं है। फेल है वो? नहीं है। तो क्या है वो? उनको पता ही नहीं है क्या है। ठीक वैसे ही होगी जैसे वो सोचेंगे 2019 वाले मेंस दे दिए, इंटरव्यू की तैयारी कर ली, इवन मॉक दे दिए, मॉक की फीस जमा कर दिए तमाम इंस्टीट्यूट्स में जाकर, अच्छे कपड़े खरीदकर वहां पर घिसे वो, क्या हुआ उनका? वापस मेंस लिखना है। अगर इसी बात को सोचेंगे वो जो स्टूडेंट प्रोविजनल में उनको डाला है, तो क्या होगा? क्या ये हमारे समाज का ढांचा है? क्या यही हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं? नैतिकता यहीं पर है हमारी कि सिर्फ हमें आगे बढ़ना है, कहां बढ़ना है, कहां जा रहे हैं। तो सोशली, एथिकली दोनों तरह से गलत है चीजें, पर्सनली बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे सामाजिक ढांचे और जो एकजुटता है उसके लिए भी ये चीजें हैं। तो न्याय के लिए सभी लोग एक साथ रहें। अगर ये सारी चीजें विवाद नहीं होंगे तो सभी का फायदा हो, सभी का फायदा हो। 14% में भी 2 साल 3 साल का रिजल्ट आ जाएगा, बढ़ के 42 हो जाएगा। ओबीसी का फायदा सभी का है। जो स्टूडेंट्स हैं वो पास होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, जो आने वाले 3-4 साल बाद वो आ रहे हैं, वो भी परेशान है क्योंकि आप पहले से बैठे। आप परेशान हो कि सरकार और आयोग की खींचतान में आप यहीं पर लटके पड़े। आप थोड़ा सा ध्यान दें इन चीजों पर, इनको सुलझाने की कोशिश करें। और ये विवाद है, आप अपने एंड से जितना सोच सकते हैं या जो आपके विचार रहते हैं आप शेयर करना चाहें, स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू।